हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और इसके बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल चैप्टर का नाम है। इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और बहुत कुछ बाकी भी है। तो जिसने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने महासागर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो वायुमंडल जो है ना, ये 5 भागों में बटा हुआ है हमारा। ठीक है, फर्स्ट है क्षोभ मंडल, सेकंड है समताप मंडल, थर्ड है मध्य मंडल, फोर्थ है आयन मंडल एंड फिफ्थ है बाह्य मंडल। तो ये सारे हमारे 5 जो है एटमॉस्फेयर के लेयर्स के नाम है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पहले कि ये वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो चारों ओर से गैस की एक परत से ढकी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा समझ लो पृथ्वी है। ठीक है, तो सब जगह पे क्या है, इस राउंड सा एक वायुमंडल का परत है। ठीक है, गैस की एक परत है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये जो परत है ना, वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वायु की जो ये पतली परत है ना, इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल में ही क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। यह वायुमंडल जो है हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि आप जानते हैं, जो अर्थ है और जो वायुमंडल है, वायुमंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर जो है वो पाया जाता है। तो जो हमारा वायुमंडल है वो सन की जो हानिकारक किरणें हैं उससे हमें बचाती है। ठीक है, वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितनी किलोमीटर, 1600 मीटर की बात नहीं हो रही है, किलोमीटर की बात हो रही है। ठीक है, वायुमंडल जो है ना, उसके घटक है, घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों पे बांटा गया है। कि इसका तापमान, अभी देखो समझ लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 20 डिग्री तापमान है, तो इसको अलग बांटा गया है। अब इसके ऊपर का समझ लो 10 डिग्री है, तो इसको अलग बांटा गया है। इसके ऊपर का 5 डिग्री है, तो इसको अलग किया गया है। मतलब इसके अकॉर्डिंग तापमान को देखकर और उसके घटक कैसे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको 5 परतों पर बांटा गया है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी की सतह से, मतलब ये पृथ्वी है और उसकी सतह से अगर हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद बही मंडल। ये 5 मंडलों में इसको बांटा गया है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मंडलों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अगर हम वायुमंडल की बात करें तो मुख्यतः इसमें 2 गैसें मोस्टली पाई जाती है। एक है अपना ऑक्सीजन और दूसरा है अपना नाइट्रोजन। से ही ये क्या है, हमारा वायुमंडल जो है वो बना है। ठीक है, जो कि एक साफ और एक शुष्क हवा का 99% भाग है। ठीक है, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। सेकंड है ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सारी गैसें 1% ही पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हम मनुष्य को सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, जबकि जो नाइट्रोजन है ना, वो प्राणियों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह जो है पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा को अवशोषित करता है। मतलब जो सूर्य से जो आने वाली रोशनी है ना, उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है।
ऊपर वापस से नहीं जाने देता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो जो सूर्य की रोशनी अर्थ पे आ रही है वो वापस से चली जाएगी, तो हमारा अर्थ जो है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य की आई हुई रोशनी को क्या करता है, वो अवशोषित करके रखता है, होल्ड करके रखता है, जिससे हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म रहती है। और जो पेड़ पौधे हैं उनको भी वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक है, अगर हम घनत्व की बात करें तो समुद्री तल जो है उसका जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, जब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो घनत्व है वो तेज़ी के साथ घटता जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पहाड़ हैं और जो पर्वतारोही होते हैं, मतलब कि जो पहाड़ चढ़ते हैं, तो उनको हवा का घनत्व कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, हवा का घनत्व कम होने लग जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मेडिसिन वगैरह भी लेके जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, तापमान क्या होता है, घटता जाता है, और वायुमंडल जो है पृथ्वी पर दबाव डालता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दबाव महसूस होता है। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जो वायु होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को ही क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। मतलब जो वायु होती है वो हमेशा ही क्या होती है, गतिशील होती है, बहती रहती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब अगर आप नीचे मतलब ग्राउंड लेवल पे है, समुद्र की सतह पर है, तो वायु का दाब जो होता है ज़्यादा होता है। पर जैसे जैसे आप पर ऊंचाई पे जाओगे ना, वहाँ पर वायु का जो घनत्व होता है, मतलब वहाँ पे हवा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हवा कम है मतलब ऑक्सीजन लेने में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन में कमी आएगी, और ऑक्सीजन में कमी आएगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये है आपका वायुमंडल। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, पर 7th में ये चैप्टर वापस से दिया हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो शोभ मंडल है उसमें क्या पाया जाता है, तो शोभ मंडल में ही हम क्या जो पैराशूट वगैरह है वो उड़ते हैं। और शोभ मंडल में जितने भी बारिश की घटनाएं होती हैं, बारिश गिरना, जो बादल वगैरह होते हैं, ये सारे शोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। पर अगर हम समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर कोई भी क्लाउड्स वगैरह नहीं होता है, आसमान एकदम साफ़ होता है। तो जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य मंडल है। मध्य मंडल में क्या होते हैं, आपके जो उल्का पिंड वगैरह हैं वो मध्य मंडल तक आते हैं। ठीक है, इसके बाद आयन मंडल में क्या होता है, आपका स्पेस वगैरह जो होते हैं वो आयन मंडल में जाते हैं, है ना, रॉकेट वगैरह आयन मंडल में, और बही मंडल में आपका स्पेस जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट जब हम 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी करेंगे तब। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जीवमंडल। ठीक है, जीवमंडल के बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं जीवमंडल के बारे में। जीवमंडल क्या है, तो जहाँ पर स्थल, जल तथा हवा, इन तीनों का क्या होता है, मिलाप होता है। जहाँ पर ये तीनों एक सीमित भाग में होते हैं, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। और इसी मंडल में जीव मौजूद है, जहाँ पर हवा भी है, पानी भी है, जल भी है। ठीक है, वहीं पर जीवन संभव है। जहाँ पर इन तीनों में से किसी में भी अगर एक भी कम है तो वहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ मिलेगी। इंसान भी आपको जीवमंडल में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि सूक्ष्म जीव,
तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े जो स्तनधारी हैं, ये सारे आपको जीवमंडल में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि मनुष्य सहित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राणी के बिना हम नहीं, हमारे बिना प्राणी नहीं, है ना। जीवमंडल की अगर हम बात करें तो उस मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। एक है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत, है ना। उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के जो ये तीनों परिमंडल है, कौन से परिमंडल? स्थल, जल और वायु। ये क्या है? परस्पर आपस में क्या करते रहते हैं? क्रिया करते रहते हैं, है ना। एक दूसरे को किसी न किसी रूप में वो प्रभावित करते रहते हैं। अगर उदाहरण की हम बात करें तो लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लग जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन वगैरह है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, इसको हम काटेंगे तो यहाँ का जो मिट्टी है वो इजीली क्या हो जाता है? कट कर गिरने लग जाता है ना। इसी प्रकार से अगर कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं आई हैं जैसे कि भूकंप, तो इसमें भी क्या होता है? पृथ्वी की सतह में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। कहीं कहीं पर तो पूरी पृथ्वी में दरार ही आ जाती है। उसी तरह से अगर हम लोग सुनामी की बात करें तो हाल ही में सुनामी आई थी 2004 में अंडमान और निकोबार में। ठीक है, तो इस महाद्वीप का ना बहुत सारा हिस्सा जो है वो पानी में डूब गया था। तो जो भी नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इससे पृथ्वी की सतह पे बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, झील तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक ये नहीं रह गया है, क्योंकि जितने भी झील हैं, नदियां हैं, इसमें इंडस्ट्रीज़ के पानी जाते हैं, जिससे ये क्या हो चुके हैं? दूषित हो चुके हैं। और दूसरे जितने भी जल जीव हैं उनको पानी पीने से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अगर वहीं हम उद्योगों की बात करें या फिर तापीय विद्युत संयंत्रों की बात करें तथा गाड़ियों का हम उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। मतलब कि जो इंडस्ट्री है, विद्युत यंत्र है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं, गाड़ी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमारे वायुमंडल को दूषित करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वायु का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाएगी ना, तो ये हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी है उसके तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या हो रही है? गर्म हो रही है। किसके वजह से? जो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों से निकलने वाला धुआं है, फॉर एग्जांपल एसी वगैरह हो गया, कूलर वगैरह हो गया, गाड़ी से जो निकलने वाला धुआं है, ये सारा धुआं जो है हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक लिमिट तक हमारे पृथ्वी के लिए अच्छा है, बट अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गर्म करेगा। और गर्म करेगा तो हिमालय में जितने भी स्नो वगैरह हैं, बर्फ़ है, वो पिघलेगी। बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ होगा और बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होता है? हमारा पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि होता है। इसी को हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच में एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को एक इसकी क्या करना चाहिए? सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अगर हम किसी भी चीज़ की उपयोग ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे पृथ्वी के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 6th
स्टैंडर्ड की 6 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।